जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और अभी की क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या विशेषताएं हैं? सबसे लंबा लिखित संविधान। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अभी के टाइम में कितनी है? क्योंकि समय समय पर संशोधन हुआ है, तो समय समय पर संशोधन होकर अभी के टाइम में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं और 3 भाग एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। कहने का मतलब है कि समय समय पर संविधान में संशोधन होता है। कैसे होता है, क्या होता है, आगे संशोधन के लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन समय समय पर संशोधन होता है और अनुसूचियां, पार्ट, आर्टिकल सब जोड़े जाते हैं। ठीक है। अब विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग स्रोतों से भारतीय संविधान के कई सारे आर्टिकल्स लिए गए हैं। उसके बाद आता है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता मतलब नम्यता और अनम्यता का समन्वय क्या है कि कई जगह संविधान कठोर है, रिजिड है, तो कई जगह आसानी से संशोधन किया जा सकता है। तो अब संशोधन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ आसानी से संशोधन किया जा सकता है और कहाँ कहाँ संशोधन करना थोड़ा मुश्किल है, राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब कि फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी सिस्टम की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है कि कोई सेंटर होता है, एक ही सेंटर होता है और पूरे राज्य होते ही नहीं है, सबको कंट्रोल करता है सेंटर एक ही हो। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक जगह राज्य होती है, दूसरी जगह सेंटर होता है। सेंटर अलग काम करता है, राज्य अलग काम करते हैं, दोनों के बीच बंटवारा होता है अलग अलग शक्तियों का। ठीक है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर तो है जिसमें राज्य भी है और सेंटर भी है, लेकिन झुकाव किधर शो करता है? सेंटर की तरफ, कि सेंटर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। थोड़ा अधिक स्ट्रांग कौन है? सेंटर थोड़ा अधिक स्ट्रांग है। तो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। संघ, अब पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा फीचर संघ से रिलेटेड है और कौन कौन सा फीचर यूनिटरी से रिलेटेड है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि संघ के कौन कौन से फीचर है फेडरल सिस्टम के। तो 2 सरकार की शक्तियों का विभाजन होता है। स्टेट की अपनी शक्ति होगी, सेंटर की अपनी शक्ति होगी। लिखित संविधान होगा। देखिए, अगर शक्ति का विभाजन होगा और झगड़ा झंझट से, मतलब 2 सेंटर अलग होगा, स्टेट अलग होगा और दोनों के बीच झगड़े से बचना है। जैसे आज भी कई बार झगड़ा हो जाता है, कई अलग स्टेट के लेकर मैटर पे हो जाता है। जैसे बंगाल में सीबीआई जाएगी कि नहीं जाएगी, सेंटर है कि स्टेट है। कई बार दूसरी जगह की पुलिस को दूसरी जगह पकड़ लिया जाता है। ठीक है। तो अलग अलग मैटर पे बातें होती हैं। तो अगर सेंटर और स्टेट अलग अलग बनाया गया है तो इसमें ज़रूरी है कि झगड़ा से दोनों बचे रहें, आपस में झगड़े नहीं। इसके लिए एक लिखित संविधान का होना जरूरी है। तो लिखित संविधान का फीचर होगा भाई, संघ का फीचर होगा लिखित संविधान। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सुप्रीम है। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना संसद सुप्रीम है, कोई सुप्रीम नहीं है। अगर सुप्रीम है तो कौन है सुप्रीम भाई? संविधान सुप्रीम है। और संविधान को पावर कहाँ से मिलता है? जनता से। वी द पीपल ऑफ इंडिया से पावर मिलता है सबसे। ठीक है, जनता से। तो अगर संविधान की सर्वोच्चता है, इसका मतलब संघीय गुण है। संविधान की कही हुई बातें ही सबको माननी पड़ेंगी। ठीक है। संविधान की कठोरता, संविधान कठोर होगा, आसानी से कोई चेंज नहीं करेगा। ये नहीं है कि कोई सेंटर आके आसानी से चेंज कर दे। इस कहीं ना कहीं राज्यों में जाना पड़ेगा अनुमोदन करने के लिए। ठीक है। कहने का मतलब है, अब कौन कौन से विषय में जाया जाता है उसमें संशोधन में पढ़ाया जाएगा, लेकिन कहने का मतलब है कि संविधान कठोर होगा। इसका मतलब कौन सा फीचर को शो कर रहा है? संघीय फीचर को। बार बार इसलिए बता रहा हूँ अलग अलग तरीके से ताकि याद हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है ऑप्शन बना के। इसी में से ऑप्शन बनाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए, न्यायपालिका किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। तो किसका फीचर है भाई? संघ का, क्योंकि अलग अलग डिसीजन भी तो देने हैं। एवं द्विसदनीयता, राज्यसभा होगी और लोकसभा होगी। राज्यसभा में राज्यों से भी प्रतिनिधि चुन के आएंगे और लोकसभा में तो खैर सेंटर के लिए चुनाव होता ही है। ठीक। अब एकात्मकता, एक सशक्त केंद्र। अब यूनिटरी कौन सा फीचर होता है? एक सशक्त केंद्र, पावरफुल सेंटर होगा यूनिटरी फीचर में। तो सेंटर पावरफुल हो गया, इसका मतलब यूनिटरी फीचर को कहीं ना कहीं शो किया जा रहा है। एक संविधान, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस में क्या होता है? 2 कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वहाँ जो
प्रोविंसेस हैं, स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट हैं, प्रोविंसेस बोल सकते हैं, चाहे स्टेट्स बोलें सबसे बढ़िया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स जो हैं उनके संविधान अलग होते हैं, सेंटर के संविधान अलग होते हैं। स्टेट के संविधान अपने हाई कोर्ट देखते हैं, सेंटर के संविधान से सुप्रीम कोर्ट देखता है। अब दोनों के बीच कई बार विवाद भी हो जाता है कि किसका कानून बड़ा है, उसमें बड़ा छोटा नहीं होता है, स्टेट का अपना अलग कानून होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो क्यों? क्योंकि वो सबसे बेहतरीन फेडरल सिस्टम का एग्जाम्पल है। लेकिन हम लोग फेडरल पूरी तरह से नहीं है, कहीं ना कहीं हम यूनिटरी की तरफ भी है, क्योंकि हमारा एक संविधान होता है, हमारा दो संविधान नहीं है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग संविधान नहीं है, सिर्फ एक ही संविधान है हमारे यहाँ। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे यूएस में होता है। स्टेट की नागरिकता अपनी होती है, सेंटर की मतलब यूएस की नागरिकता तो है ही, लेकिन अलग अलग स्टेट की भी नागरिकता होती है। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ भारत की नागरिकता होती है, भारतीय नागरिक है हम लोग, स्टेट की नागरिकता नहीं होती है। ये नहीं है कि बिहार के नागरिक है, ये नहीं है कि यूपी के नागरिक है, ये नहीं है कि मध्य प्रदेश के या पश्चिम बंगाल के या किसी और राज्य के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है। संविधान का लचीलापन, संविधान लचीला है, इसका मतलब संशोधन किया जा सकता है, कुछ ना कुछ, मतलब कठोर है तो संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो कुछ पार्ट कठोर है, कुछ पार्ट लचीला है। तो लचीला वाला जो पार्ट है वो किसको शो करता है भाई? यूनिटरी फीचर को। आसानी से कोई सेंटर कहीं ना कहीं संशोधन मार देगी, राज्यों से अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। अब एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका एक ही न्यायपालिका है, एक ही न्यायपालिका कहने का मतलब है एकीकृत है, मतलब एक ही संविधान का डिसीजन देगी, पहले लोअर कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। ये नहीं है कि हाई कोर्ट के केसेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे या फिर इधर उधर नहीं होगा। नीचे से ऊपर की तरफ न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है, कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर को दिखा रहा है। ये नहीं है कि सेंटर की अलग और स्टेट की अलग, और स्टेट का केस सेंटर में नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, कई बार राज्यपाल से विवाद होता है कि भाई ये तो केंद्र अपनी शक्ति चलाना चाहता है राज्यों पे, क्योंकि राज्यपाल को केंद्र नियुक्त करता है और राज्यपाल अपने हिसाब से डिसीजन देते हैं। जैसे ही केंद्र में सरकार चेंज होती है, वैसे ही स्टेट में राज्यपाल उनके हिसाब से चेंज हो जाते हैं। हालांकि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है और बड़ा ही गरिमापूर्ण पद है, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जिससे कहीं ना कहीं इस पोस्ट पे क्वेश्चन मार्क उठता है। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आईएएस है तो कई बार राज्यों को ये शिकायत रहती है कि आईएएस को सेंटर नियुक्त करता है, मतलब सेंटर भेजता है, ट्रेनिंग अपॉइंट करता है, ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग दे के बाद स्टेट्स में भेज देता है। और कई बार जब अपने पे सेंटर आ जाता है तो यहाँ के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स राज्य सरकार की बातें नहीं सुनते हैं, मुख्यमंत्री की बातें सुनते ही नहीं हैं कई बार, क्योंकि उनका सिलेक्शन प्रोसेस और जो भी उनकी ट्रेनिंग है वो सेंटर दी है, इसलिए सेंटर की बातें कई बार सुनते हैं, होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री कार्यालय की बातें सुनते हैं। ये बोला जाता है, अलग अलग राज्यों के द्वारा आरोप लगाया जाता है। तो कई बार ये बोला जाता है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो यूनिटरी सिस्टम को दिखा रही हैं, कहीं ना कहीं सेंटर उनको नियुक्त कर रहा है, सेंटर उनको ट्रेनिंग दे रहा है और स्टेट्स में भेज दे रहे हैं अपना। आपातकालीन प्रावधान, जो भी एक इमरजेंसी का फीचर बड़ा अजीब है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में अनोखा है, कैसे कि देखने पे तो ये फेडरल रहेगा, लेकिन जैसे ही आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लग गई, सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे और यूनिटरी रूप ले लेगा, सबको समेटेगा और यूनिटरी रूप लेगा। कहने का मतलब है कि जैसे ही आपातकाल लगा, सारी की सारी शक्तियाँ प्रेसिडेंट के हाथों, मतलब कुल मिला के केंद्र सरकार के हाथों में चली जाएंगी। बहुत सारी शक्तियाँ, वो बताया जाएगा आपातकाल का जब पार्ट पढ़ाया जाएगा। तो कहने का मतलब है आपातकाल का जो प्रोविज़न है कहीं ना कहीं यूनिटरी सिस्टम को दिखाता है, फेडरल सिस्टम से ये बिलोंग नहीं करता है। क्योंकि अगर फेडरल सिस्टम से बिलोंग करता है तो कहीं ना कहीं राज्यों के पास भी शक्तियाँ होती, लेकिन होती नहीं है। आपातकाल में तो सेंटर के पास सारी शक्तियाँ चली जाती हैं, हम लोग देख चुके हैं पहले। तो ये होता है कि आपातकाल का प्रोविज़न माना जाता है कि यूनिटरी फीचर है। अब कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है संविधान में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार 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 5 स्टार क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में ऑप्शन बना के देगा कि संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख किया गया है, ये पूरी तरह से गलत है, कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक। अब पांचवा, 4 फीचर ये हो गया। ये फीचर सरकार का संसदीय स्वरूप। अब कई बार पूछा जाता है भारतीय संविधान में सरकार का जो स्वरूप है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि संसदीय स्वरूप है सरकार का। कहने का मतलब है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल है, ये ब्रिटेन में एक जगह का नाम था, उसी के नाम पे ये चल रहा है। ठीक, वहाँ की पार्लियामेंट के बाद पार्लियामेंट को कहते हैं। तो ऐसे में
कई बार पूछा जाता है कि भारतीय जो संसदीय रूप है इसके क्या क्या गुण होते हैं। ऑप्शन बना के सीधा आता है, ठीक है, कि कौन कौन सी क्वालिटी होती है संसदीय रूप की, भारतीय सरकार की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। डायरेक्ट ऑप्शन बनाता है इसी में से सीधा। तो पहले तो वास्तविक और नामात्र कार्यपालकों की उपस्थिति, वास्तविक और नाम मात्र कार्यपालकों की उपस्थिति होगी। उसके बाद बहुमत वाले दल की सत्ता होगी, देखते ही हैं हमेशा इलेक्शन में। उसके बाद विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होगी। पिछले लेक्चर में बता दिया हूँ जब ओवरव्यू दिया था संविधान की, विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, हालांकि आगे भी देखेंगे, ठीक। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होगी। भाई विधायिका क्या करता है, कानून बनाता है। कानून कौन बनाता है, अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में देखें तो संसद, और राज्य के रिस्पेक्ट में देखें तो राज्य विधानसभा, ठीक है। राज्य विधायिका होती है ये, और वो केंद्रीय विधायिका मतलब संसद होती है। ऐसे में जो मंत्री होते हैं वो संसद के सदस्य ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं विधायिका के सदस्य हैं जो एमपी होते हैं वह उन्हीं में से मंत्री बनाया जाता है। तो मंत्री जो होते हैं विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। कहीं ना कहीं कानून बनाने वालों में मंत्री जो होंगे, जो कार्यपालिका के हैं, मंत्री मतलब क्या, कार्य कर रहे हैं, किसी न किसी डिपार्टमेंट को लिए हैं, मतलब कार्यपालिका है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव है, जो कानून बना है उसको लागू करवा रहे हैं, योजनाओं को लागू करवा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं वो विधायिका के सदस्य हैं, मतलब एमपी हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव में बैठे हैं वो लेजिस्लेचर के मतलब विधायिका के सदस्य हैं। तो ये संसदीय स्वरूप है भारत की। उसके बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चलती है, सेंटर में प्रधानमंत्री की और स्टेट में मुख्यमंत्री की। ये मंत्रि परिषद के चेयरमैन होते हैं, और इन्हीं के सलाह से सेंटर में प्रेसिडेंट और स्टेट में राज्यपाल वर्क करते हैं, ठीक है। निचले दल का विघटन हो जाता है। जैसे किसका विघटन हो जाएगा भाई, लोकसभा का विघटन हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा कभी सुने हैं, राज्यसभा अपर हाउस है, अपर हाउस का कभी विघटन नहीं होता है, लेकिन लोकसभा का विघटन हो जाता है, ठीक है। तो निचले सदन का विघटन होता है। अब संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ध्यान रखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, अब न्यायिक समीक्षा क्या होता है, कोई भी कानून बनता है तो कानून की समीक्षा करना होता है कि क्या ये कानून संविधान के अनुसार है, तो उसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक सक्रियता भी कई बार बोलते हैं, इस बात से बोलते हैं क्योंकि तुरंत एक्शन में आ जाती है, मतलब पहले ही न्यायालय एक्शन में आ जाता है और कोई भी कानून के प्रवर्तन से रिलेटेड डिसीजन देने लगता है, तो कई बार उसको न्यायिक सक्रियता भी बोलते हैं। हालांकि न्यायिक सक्रियता आगे का शब्द है, लेकिन न्यायिक समीक्षा होते हैं जब कोई कानून बना और उसको सुप्रीम कोर्ट देखी कि क्या यह संविधान के अनुसार सही है, तो अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं है तो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को अधिक है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट को कम है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चलता है प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कहने का मतलब है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोई भी चेक किया जाएगा, जब भी कानून को चेक किया जाएगा तो देखा जाएगा कि क्या ये कानून संविधान के अनुसार से सही है, और जो कानून बना वो क्या वाकई में सही है, जनता के हित में है। लेकिन यहाँ जो कानून बन गया, खाली देखा जाएगा कि जो भी प्रोसेस हुआ वो क्या कानून के हिसाब से सही था क्या, वो देखा जाएगा भारतीय संसद में। लेकिन उसके साथ ये भी अमेरिकी संविधान में ये भी देखा जाएगा कि क्या वो रियल में सही है या नहीं। कई बार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात पे भी डिसीजन देता है, कई बार कानून पे ये डिसीजन देता है। जैसे पता चलता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ झुकाव प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब है कि जब ये डिसीजन देती है तो ये भी देखती है कि कानून के अनुसार सही है कि नहीं, ये जो कानून बना है वो संविधान के अनुसार सही है कि नहीं, और जब सही है तो क्या वाकई ये सही है, वैसा होना चाहिए। हर तरीके से जब चेक किया जाए, जब गहन अध्ययन किया जाए, कहने का मतलब गहन अध्ययन किया जाए, तो उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलेंगे। और जब सिंपल कानून को सिर्फ चेक करके छोड़ दिया जाए कि हाँ भाई ये कानून ठीक ठाक है, जैसे किसी मैटर पे कानून बनाया, रात को पुलिस आई और किसी को अरेस्ट कर ली तो कानून में लिखा है कि अरेस्ट कर सकते हैं तो अरेस्ट कर ली। लेकिन कोर्ट अगर ये देखी कि कानून में लिखा है कि अरेस्ट कर सकते हैं और अरेस्ट हुआ है तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट ये भी चेक करने लगी कि क्या किसी को रात को अरेस्ट करना मानवाधिकार की दृष्टि से सही है क्या, अगर इस मैटर पे चेक कर ले तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो जाएगा।
कहने का मतलब समझ में आया? कहने का मतलब कि जो लिखा हुआ है कानून में वो वाकई में सही है क्या, अगर इस दृष्टि से चेक किया जाए तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। अगर सिर्फ ये चेक किया जाए कि वो सही है या गलत है, जो भी वर्क किया गया वो सही है या गलत है, एक्शन लिया गया है, तो वो हो गया प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो भारतीय संविधान, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय इसको फॉलो करती है, लेकिन अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय थोड़ा अधिक पावर है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करती है। लेकिन हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन कई बार दिखाते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ही फॉलो करती है। अगले लेक्चर में इसके आगे की बातें डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।